दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में जो हम प्ले डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है कन्यादान, जो कि लिखा गया है विजय तेंदुलकर जी के द्वारा। दोस्तों ये प्ले पहली बार पब्लिश और परफॉर्म किया गया था 1983 में, और ये मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया है, जिसको गौरी राम नारायण जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 1996 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में इसको पब्लिश कराया था। दोस्तों बात करें अगर इस प्ले के थीम की, तो वो होंगी कास्टिज्म, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, फेमिनिज्म, सोशल जस्टिस एंड डिफरेंसेस इन ह्यूमन नेचर और डोमेस्टिक वायलेंस। इस प्ले के माध्यम से जो मिस्टर तेंदुलकर हैं, जो इस प्ले के राइटर हैं, उन्होंने इस समाज से ये प्रश्न पूछा है कि क्या हमारे आइडियल या फिर सोचे समझे मानवता के सिद्धांत हमेशा ग्राउंड रियलिटी से तालमेल रखते हैं। क्या एक सामाजिक परिवर्तन सिर्फ विचारों से लाया जा सकता है, या फिर व्यक्ति के व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। यानी कि अगर हम लाख सोच लें कि हम ये समाज अच्छा कर लें, हम उस पर एक अपने कदम भी बढ़ा लें आगे कि हम समाज अच्छा कर सकें, लेकिन अगर जब तक सामने वाले इंसान या फिर और सभी लोगों के मानसिक रूप से उस चीज़ को परिवर्तन नहीं होगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये चीज़ें कैसे क्या मैटर करती हैं, ये चीज़ें कैसे आपस में तालमेल रखती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस प्ले में बहुत ही अच्छे से बात की गई है। दोस्तों विजय तेंदुलकर को ख़ास करके इनकी जो हार्श रियलिटी होती है इनके नाटकों में, उसके लिए जाना जाता है। ये बहुत ही बोल्ड लिखते हैं, ये बहुत ही खुल के कोई भी किसी भी टॉपिक पर लिखते हैं, और उसी तरह से ये प्ले भी इन्होंने लिखा है। तो इस प्ले में क्या है हम आगे समझेंगे। इस प्ले के हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं नाथ देवलालीकर। ये एक आइडियलिस्ट हैं, एक नेताजी हैं, एमएलए हैं और एक समाज सुधारक हैं। और ऐसे ही जो इनकी वाइफ हैं सेवा देवलालीकर, ये भी एक समाज सुधारक हैं। ठीक है। जो ज्योति हैं वो नाथ और सेवा जी की पत्नी हैं, जिनकी शादी अरुण से होती है। और अरुण अठावले ये एक दलित कवि हैं जो कि ज्योति के पति हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे प्ले के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने राइटर के बारे में। दोस्तों विजय ढोंडोपंत तेंदुलकर, ये विजय तेंदुलकर जी का पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1928 को बॉम्बे में, और इनका देहांत हुआ था 19 मई 2008 को पुणे महाराष्ट्र में। ये एक इंडियन प्लेराइट थे, एक मूवी एंड टेलीविज़न राइटर थे, एक लिटरेरी एसेइस्ट थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और एक सोशल कमेंटेटर भी थे, जो कि मुख्य रूप से मराठी में ही लिखते थे। इनको इनके कुछ बेस्ट नोन वर्क्स के लिए या फिर प्लेस के लिए जाना जाता है, जिनमें कुछ हैं शांता कोर्ट चालू आहे जो कि 1967 में आया था, घासीराम कोतवाल जो कि 1972 में आया था, सखाराम बिंदेर जो कि 1972 में आया था। और इनके बहुत सारे जो भी प्लेज रहे हैं वो मुख्य रूप से जो रियल लाइफ इंसिडेंट हैं उनसे ही इंस्पायर रहे हैं, उनसे ही इंस्पिरेशंस लेकर के ये अपने प्लेज लिखते थे, जिसमें ये मुख्य रूप से जो समाज को ऊपर उठाने की बात करते थे और ये हार्श रियलिटीज़ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मुख्य रूप से अपने प्लेज में दिखाते थे। जैसे कि जो आज हम प्ले पढ़ने वाले हैं उसकी भी हार्श रियलिटी हम समझेंगे क्या है। इनको पद्म भूषण से 1984 में सम्मानित किया गया था। उसके साथ संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इनको दिया गया था, जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला एक हाईएस्ट अवार्ड है 1998 में। उसके साथ में इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, जो कि इनको मिला था मंथन मूवी के लिए 1977 में। तो ये तो बात हो गई विजय तेंदुलकर जी की। अब हम बढ़ते हैं अपने प्ले की ओर। दोस्तों महाराष्ट्र के एक शहर में नाथ देवलालीकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। मिस्टर नाथ एक प्राचीन समय से समाज सुधार में जुड़े हुए हैं और ये एक नेता हैं, एमएलए हैं। उनका विश्वास है कि जाति और वर्ण व्यवस्था एक दिन मिट सकती है अगर लोग अपने सोच में बदलाव लाएं। उनकी पत्नी सेवा यानी सेवा देवलालीकर ये एक साधारण गृहिणी है जो अपने परिवार से जुड़े रहना और उनका ख्याल रखना ही अपना फर्ज समझती हैं।
उनका एक बेटा है जिसका नाम है जयप्रकाश और वो एमएससी कर रहा है, और उनकी बेटी ज्योति कॉलेज में पढ़ती है और नए विचारों वाली एक आत्मविश्वासी लड़की है। एक दिन ज्योति अपने माता पिता से बताती है कि वो एक दलित कवि अरुण अठावले से प्रेम करती है, जिसे वो 2 महीने से जानती है और उसी से शादी करना चाहती है। अरुण गरीब है, लेकिन उसकी कविताओं में एक आग है और ज्योति उसकी कविता और उसकी ऑटोबायोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, जिसमें अरुण ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ, अपमान के खिलाफ और जाति व्यवस्था के खिलाफ लेखनी लिखी हुई है। दोस्तों, चूंकि जो मिस्टर नाथ हैं उनकी सोच आइडियोलॉजिकल है, तो वो इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सोच जमीन पर असर कर रही है। उनका कहना है कि ज्योति का ये फैसला समाज में असली बदलाव का प्रतीक है। सेवा, जो कि एक समाज सुधारक है, वो इस फैसले से असहमत होती है क्योंकि उसकी सोच उसके पति नाथ की तरह आइडियलिस्टिक ना होकर के रियलिस्टिक है और उसे समाज में जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं इंटरकास्ट मैरिज में, उसकी सच्चाई पता है। उससे अरुण के व्यवहार, उसकी बैकग्राउंड और उसके कठोर विचारों से संकोच होता है। लेकिन नाथ की इच्छा के सामने सेवा चुप रहती है। नाथ अरुण को घर बुलवाते हैं और उससे मिलते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक सोच के बारे में बात की गई, वो क्या होती है। जो मिस्टर नाथ हैं वो एक नेता हैं। उनका ऐसा मानना है कि समाज में जो कास्ट सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए। बहुत ही आइडियोलॉजिकल उनकी माइंड की थिंकिंग है। वो ऐसा मानते हैं कि कास्ट सिस्टम तभी खत्म होगा जब हम लोग इंटरकास्ट मैरिज करेंगे और एक दूसरे के कास्ट को समझेंगे, उनको सम्मान देंगे, जो कि सही भी है। वहीं पर जो सेवा है, उनकी वाइफ, उनकी रियलिस्टिक थिंकिंग है, यानी कि जो वास्तविकता है। रियलिस्टिक थिंकिंग मतलब वो ये जानती हैं कि जो कास्ट सिस्टम में इंटरकास्ट मैरिज होती है उसमें बहुत सारे लोग सुखी नहीं रहते हैं। चूँकि वो एक समाज सुधारिका भी रही हैं, तो उन्होंने रियलिटीज़ देखी हैं कि इंटरकास्ट मैरिज के बाद लोगों की कैसी ज़िंदगी हो जाती है। तो यहाँ पर बात वही की जा रही है। मैंने आपको क्लियर किया क्योंकि आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर किस सोच की बात हो रही है। कहानी आगे बढ़ती है। अरुण देवलालीकर परिवार के घर आता है। पहले सब कुछ ठीक लगता है। अरुण नम्र और शांत दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें उसके मन के गुस्से को प्रकट करती हैं। उसकी हर बात में जात के खिलाफ विरोध है और अपर कास्ट के जो प्रति एक गहरा क्रोध है। अरुण के लिए जो देवलालीकर परिवार है वो एक लिबरल ब्राह्मण परिवार है जो सिर्फ सामाजिक क्रांति का दिखावा करता है। यहाँ तक कि उसने कोई काम ना होने पर शराब बेचने की बात भी कह डाली। नाथ फिर भी उसे समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अरुण के व्यवहार के पीछे उसके जीवन का दर्द है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब अरुण से ये पूछा गया कि अगर आपके पास कोई काम नहीं होगा तो मेरी बेटी का भरण पोषण कैसे आप करेंगे, तो इसका कुछ नहीं होगा तो शराब बेचेंगे, है ना। तो इस चीज को लेकर के जो सेवा है वो तो डर जाती है कि इसका कैसा अभी से ही ये व्यवहार है, इसका अभी से ही ये ऐसे रिस्पेक्ट देता है, इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अभी से। और दूसरी तरफ जो मिस्टर नाथ हैं उनको लगता है कि चूंकि ये एक छोटी जाति से आता है तो इसको इतना सप्रेस किया गया है, इसीलिए उसका जो गुस्सा होना वो जायज़ है। वो इसीलिए हम सबसे या हमारी अपर कास्ट से इतना नफरत रखता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। ज्योति और अरुण की शादी हो जाती है। ज्योति का सोचना था कि अरुण के साथ वो एक नई दुनिया बसाएगी जहां कास्ट और जेंडर की दीवारें खत्म हो चुकी होंगी, नहीं होंगी। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसे अरुण के असली स्वभाव का एहसास होने लगता है। अरुण उसके ऊपर खूब ढेर सारा गुस्सा करता है, उसे नीचा दिखाता है और कई बार उस पर हाथ भी उठाता है, उसको मारता पीटता है। अरुण का कहना है कि ज्योति जैसे लोग उसके समाज के दर्द को कभी नहीं समझ पाएंगे। अरुण के लिए ज्योति सिर्फ एक उपकार है, एक प्रधान या ऊंची जाति की औरत जिसे उसने हासिल किया है, लेकिन प्यार का उसमें कोई भी स्थान नहीं है। उसका अपमान, उसका विरोध, सब कुछ अरुण की आंखों में जाति के रूप में आता है।
ज्योति इस हिंसा और तनाव से परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त तक वो सब कुछ सहने का फैसला करती है। उसे लगता है कि शायद अरुण ठीक हो जाए, शायद उसका प्यार उसे बदल दे। पर एक दिन अरुण हद पार कर देता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट ज्योति पर फिर से हाथ उठाता है और तब ज्योति अपने मायके वापस लौट आती है। ज्योति अपने पिता नाथ से सब कुछ कह देती है। अरुण का गुस्सा, उसकी हिंसा, उसका व्यवहार। जो सेवा है वो नाथ पर गुस्सा भी करती हैं। वो कहती हैं कि ये सब उनकी सोच और जिद का नतीजा है। उसने अपने आइडियलिज्म के चक्कर में, अपने आइडियलिज्म के लिए बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। नाथ फिर भी अरुण को दोषी नहीं ठहराता। वो कहते हैं कि अरुण के व्यवहार के लिए सामाजिक अन्याय जिम्मेदार है, ना कि उसका व्यक्तित्व। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर अरुण की ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और अब वो पब्लिश होने वाली है, जिसका थीम है ऑपरेशन एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर द लोअर क्लास। यानी कि जो निम्न क्लास के व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, उनके ऊपर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो किस तरह से उनको ऑप्रेस करते हैं। लेकिन आयरनी तो ये थी कि अरुण खुद ज्योति को एक्सप्लॉइट कर रहा था। यहाँ तक कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उसको घर के सारे काम करवाता था और उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था, और अपने ही कामों को वो अपर कास्ट के लोगों को दलित का जवाब की तरह मानता था। यानी कि जो भी उसके ऊपर वो एक्सप्लॉयटेशन करता था वो ये कहता था कि अभी तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत हम लोगों के ऊपर, हम जो नीचे जाति के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत ज़्यादा उनको ऑप्रेस किया, अब तुम भी ऐसा हो। तो वो एक प्रकार से ज्योति को अपनी वाइफ ना मान करके एक प्रतिनिधित्वकर्ता मानता था, जो कि सभी अपर कास्ट के लोगों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही है। खैर, उस ऑटोबायोग्राफी के पब्लिश होते समय अरुण ने नाथ से स्पीच देने को कही, इस उम्मीद से कि कहीं शायद मैं इसकी बात मानूं तो ये मेरी बेटी को ना परेशान करे, छोड़ दे। नाथ ने स्पीच दी और अरुण की राइटिंग की बहुत सारी तारीफ की वहाँ पे। चूंकि उस समय ज्योति अपने घर पर थी तो अरुण ज्योति को लेने खुद नाथ के घर आ जाता है बिना बुलाए। उसकी आंखों में नफरत है, उसकी बातों में विरोध है। अरुण नाथ और सेवा से ये साफ साफ कहता है कि उसने ज्योति से शादी क्रांति के लिए की थी, प्यार के लिए नहीं। उसका कहना है कि अपर कास्ट का समर्थन सिर्फ एक दिखावा है, असल में वो कभी बराबर के नहीं हो सकते। ज्योति ये सब कुछ सुन लेती है और वो चुप रहती है, पर अंदर से एकदम टूट जाती है। लेकिन फिर भी सब कुछ सुनने के बाद वो एक चौंकाने वाला डिसीजन लेती है। वो अरुण के पास वापस जाने का फैसला करती है। उसका कहना है कि ये उसकी जिंदगी है और अब वो किसी के सपने का हिस्सा नहीं, अपने फैसले की वो अब खुद मालिक रहेगी। सेवा रोकती है, नाथ भी हैरान होते हैं, लेकिन ज्योति के चेहरे पर पहली बार एक अलग सी दृढ़ता होती है। उसने तय कर लिया है कि अब वो अरुण के साथ एक पत्नी बनकर नहीं, एक सामाजिक सच्चाई का सामना करने वाली औरत बनकर जाएगी। दोस्तों, नाटक यहां खत्म होता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है। क्या कन्यादान एक पवित्र दान था या बस एक औरत के जीवन का समर्पण था? विजय तेंदुलकर का जो कन्यादान है ये हमें सिखाता है कि आइडियलिज्म तभी तक सही है जब तक उसका बोझ किसी दूसरे के कंधे पर ना हो। वो दिखाता है, या फिर ये नॉवेल जो है वो हमको दिखाता है, ये प्ले हमको दिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन के सपने तभी सच होते हैं जब व्यक्ति की चाहत और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस कहानी में ज्योति अपने फैसले से शायद गलती करती है, लेकिन वो फैसला उसका अपना होता है। और वही तेंदुलकर का संदेश है, जो हमारे राइटर है तेंदुलकर, उनका यही संदेश है कि परिवर्तन तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का हक हो, बिना किसी दान के, बिना किसी बलिदान के। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये नरेशन, ये प्ले अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।